कॉन्ग्रेचुलेशंस 10th वालों, आप सभी लोग आ चुके हो 11th में और आप लोगों ने ले लिया साइकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट। तो बहुत अच्छा काम कर लिया साइकोलॉजी को आपने सब्जेक्ट लेकर, क्योंकि 100 में से 100 भी आते हैं बच्चों के 11th में भी और 12th में भी। तो एकदम इजी सब्जेक्ट है। अपन शुरू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 व्हाट इज साइकोलॉजी से। और उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बस यही बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं और उसको एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से, और आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी। अगर नहीं आए समझ में तो आप लोग कमेंट कर देना मेरे को क्या क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। चैप्टर शुरू करते ही पहला टॉपिक आता है व्हाट इज साइकोलॉजी, और पेपर शुरू करते ही पहला क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज साइकोलॉजी। जी हाँ, पीटी 1 का अगर आप पेपर में जाओगे, जैसे ही आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 आएगा व्हाट इज साइकोलॉजी। तो क्या है साइकोलॉजी, मैं बताता हूँ आप लोगों को। The term psychology is derived from two Greek words, psyche meaning soul and logos meaning science or study of a subject। तो जो साइकोलॉजी वर्ड है वो अपने ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जो दो ग्रीक वर्ड होते हैं। इसका मीनिंग, साइकी का मीनिंग होता है सोल, सोल मतलब आत्मा, एंड लोगोस, लोगोस का मतलब होता है मीनिंग साइंस और स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट। ये रट डालो एकदम 100% ये क्वेश्चन आएगा, नहीं तो एमसीक्यू में आएगा, पर आएगा जरूर, इसलिए ये याद कर लेना। और अपन जैसे ही नीचे जाते हैं तो क्या आता है, क्या आता है, पूरी अच्छे से साइकोलॉजी की डेफिनेशन आती है, और ये डेफिनेशन लिख के आना, कोई भी टीचर हो एक भी नंबर काटेगा नहीं। साइकोलॉजी इज डिफाइंड फॉर्मली एज अ साइंस विच स्टडीज अबाउट मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। साइकोलॉजी एक साइंस है, वो तो मैंने आपको बता दिया साइंस है, और ये मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। मेंटल प्रोसेसेस जो अपने दिमाग में एक्टिविटीज होती है उनको मेंटल प्रोसेसेस कहते हैं, उसकी स्टडी है। एक्सपीरियंसेस जैसे गुड एक्सपीरियंस हो गया, बैड एक्सपीरियंस हो गया, एक्सपीरियंसेस की स्टडी है। बिहेवियर इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, बिहेवियर क्या होता है, अपना रिस्पॉन्स होता है। बिहेवियर क्या होता है, अपना रिस्पॉन्स। जैसे किसी ने आपको मारा तो आप क्या रिस्पॉन्स करते हो, उसको मारते हो वापस से, या उसे समझाते हो या इग्नोर करते हो, ये अपना हो गया बिहेवियर, आपने कैसा बिहेवियर शो करा। जैसे आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे मेंटल प्रोसेसेस की डेफिनेशन भी दी हुई है। मेंटल प्रोसेसेस, वी यूज आवर मेंटल प्रोसेसेस व्हेन वी थिंक और ट्राई टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम। जैसे आप दिमाग लगाते हो, मैथ्स का सम करते हो ना, मैथ्स का सम करते हो, जैसे 4+2 कितना होता है, 6 होता है। ये आपने कैसे आंसर दिया, आपने माइंड में सोचा, आपने आज खाने में क्या खाया था, ये आपने सोचा, ये भी मेंटल प्रोसेस हो गई। एक एमसीक्यू आता है इधर, ये ध्यान से देखना, ये एमसीक्यू बन जाता है। एक्सपीरियंसेस आर सब्जेक्टिव इन नेचर। एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, सब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं। एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, सब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं, ये याद रख लेना। बस ये जो सब्जेक्टिव इन नेचर है, यही यही टिक करने के आपको पूरे 1 नंबर मिल जाते हैं, इसलिए ये याद कर लेना, ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा। अब बिहेवियर, बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर आर रिस्पॉन्स और रिएक्शन वी मेक और एक्टिविटीज वी इंगेज इन व्हेन समथिंग इज hurled at you, your eyes blink in simple reflex action, you are taking an examination, you can feel your heart pounding। इसका मतलब है बिहेवियर, बिहेवियर आपका रिस्पॉन्स होता है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था। इसमें एग्जांपल दिया है, जैसे कोई आपके ऊपर एकदम जोर से रोशनी आती है या कोई पत्थर फेंक रहा है, तो आपकी आईज अचानक से क्लोज हो जाती है और आप हटने की कोशिश करते हो। तो इसका मतलब क्या है, ये आपने बिहेवियर शो करा उससे। जैसे कोई पत्थर फेंक रहा है तो उससे साइड हट के बिहेवियर शो करा। कोई आप जैसे फोटो खिंचा रहे हो तो उस फ्लैश जब ब्लिंक होती है तो आपकी आईज अपने आप रिफ्लेक्स हो जाती है, मतलब रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से एकदम अचानक से बंद हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, कि आपकी आईज डैमेज ना हो। तो ये भी एक टाइप का बिहेवियर हुआ, जो अपने कंट्रोल में नहीं होता। बिहेवियर 2 टाइप्स के होते हैं, सम बिहेवियर्स आर ओवर्ट, सम बिहेवियर्स आर कोवर्ट। तो ओवर्ट बिहेवियर क्या होते हैं, ओवर्ट बिहेवियर होता है एक्सटर्नल बिहेवियर, यानी बाहर से बिहेवियर। जैसे किसी ने मेरे को पत्थर मारा तो मैं साइड हट गया, तो ये मैंने क्या किया, ओवर्ट बिहेवियर शो करा। जैसे मैं साइकिल चला रहा हूँ, साइकिलिंग, राइटिंग, ड्रिंकिंग, ये सब अपने क्या हो गए, ओवर्ट बिहेवियर के एग्जांपल हो गए। ओवर्ट बिहेवियर क्या होता है, एक्सटर्नल बिहेवियर होता है। ओवर्ट और कोवर्ट के बीच में डिफरेंस आ जाता है एग्जाम में, 2 मार्क्स का 2 पॉइंट लिखने पड़ते हैं, 2 या 3 पॉइंट बस काफी है, इनफ है। सम आर इंटरनल और कोवर्ट। कोवर्ट क्या होते हैं, इंटरनल बिहेवियर होते हैं। इंटरनल बिहेवियर्स क्या होते हैं, जो अपने अंदर की साइड होते हैं। जैसे जैसे आपका हार्ट धड़क रहा है, तो वो आप खुद से तो धड़का नहीं रहे हो कि अभी रुक जा, फिर अपने आप धड़कने लग जाना, तो ये अपना हो गया कोवर्ट।
कि जो अपने कंट्रोल में नहीं है वो वाले बिहेवियर, और इंटरनल बिहेवियर वो अपने कोवर्ट बिहेवियर हो गए। तो ये एग्जांपल आता है, मतलब एग्जांपल दे सकते हो आप, 1 मार्क्स का एग्जांपल हो जाएगा और 1 मार्क्स का ये आ जाएगा कोवर्ट क्या होता है, ओवर्ट क्या होता है। तो ये दो या 3 मार्क्स का बस क्वेश्चन आता है, आप लोग कर लोगे। साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। अगर आ जाए तो आप लोगों को क्या करना है, साइकोलॉजी की वही ऊपर वाली डेफिनेशन लिख देनी है जो मैंने आपको बताया था कि साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ साइंस in which we include behavior, experience and mental processes। बस यही लिख देना है आप लोगों को, इसके भी मार्क्स मिल जाएंगे, बस यही लिख देना। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस मैं वही करा रहा हूँ, इसलिए टेंशन मत लेना, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है, माइंड और ब्रेन में क्या डिफरेंस है। अब आप लोग सोचने लगे होंगे और माइंड और ब्रेन में भी डिफरेंस होता है क्या, बिल्कुल होता है। माइंड और ब्रेन में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हूँ। माइंड और ब्रेन में क्या डिफरेंस है, जो ब्रेन है अपना उसके सेपरेट हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है। जैसे अपने माइंड, आपको पता है कि ऊपर की साइड ब्रेन है, अपने हेड के ऊपर की साइड होता है, वो अपने बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करता है, आपको ये पता है। तो आप ये 2 पॉइंट लिख सकते हो, ब्रेन हैज अ स्ट्रक्चर एंड इट कंट्रोल आवर बॉडी फंक्शंस। ये आपका हो गए 2 पॉइंट्स। और इसका उल्टा आपको लिखना है, माइंड के अंदर माइंड का कोई भी सेपरेट स्ट्रक्चर नहीं होता है, और माइंड बस आपको सोचने में हेल्प करती है, थिंकिंग करती है माइंड, बस यही है। आप ये 2 पॉइंट लिख दोगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बस इतना पढ़ना ही नहीं है, ये जो लंबा चौड़ा है ये फालतू की लाइन से लिखिए। अगर आप इस ये जो मैंने बताया वो लिख दोगे तो उसके भी आपको नंबर मिल जाएंगे, और मैं गारंटी देता हूँ कोई नंबर नहीं काटेगा, भरोसा रखो। देखिए, इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने स्टार मार्क किया है। 5 मार्क्स का टॉपिक है, और ऐसे में अगर बुक से समझाऊंगा ना आप लोगों को भी समझ नहीं आएगा और फालतू दिमाग खराब होगा, इसलिए मैं नोट्स से आपको समझाने वाला हूँ। इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी of psychology can be traced way back to 1879 when the first experimental laboratory was established in Leipzig, Germany by William Hood। ये इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यू में भी आता है, और आपको द इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी में भी शुरू में आंसर लिखना पड़ेगा। 1879 में फर्स्ट लेबोरेटरी विलियम हुड लाइपेज जर्मनी में स्टैब्लिश करी थी उन्होंने, विलियम हुड ने। तो ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा, इसलिए याद रख लेना। इससे आपको चालू करना है ये वाला आंसर, द इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, और ये 5 मार्क्स का टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक आता है स्ट्रक्चरलिज्म। इट वाज प्रपोज्ड बाय विलियम हुड एंड स्ट्रक्चरलिज्म इज कंसीडर्ड द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। स्ट्रक्चरलिज्म में यही होता है कि वो विलियम हुड एस्टेब्लिश करते हैं फर्स्ट लेबोरेटरी स्ट्रक्चर के ऊपर साइकोलॉजी के, वो सबसे ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी होती है। Structuralists were interested in the analysis of the human mind and its structure। ह्यूमन माइंड कैसे अपना परफॉर्म करता है, इसके ऊपर एक लेबोरेटरी बनती है लाइपेज जर्मनी में 1879 में। कौन स्टैब्लिश करता है, विलियम हुड। बस यही है स्ट्रक्चरलिज्म। अब 2 पॉइंट लिख दोगे बस मिल जाएंगे इसके मार्क्स। बस ये याद रखना, पहले स्ट्रक्चरलिज्म आएगा, उसके बाद आता है अपना दूसरा अप्रोच फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वाज प्रपोज्ड बाय विलियम जेम्स। पहले में कौन था, विलियम हुड ने स्ट्रक्चरलिज्म को किया, अब फंक्शनलिज्म किसने किया, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने प्रैक्टिस की फंक्शनलिज्म। और फंक्शनलिज्म क्या होता है, फंक्शनलिज्म होता है अपना जो कॉन्शियस बिहेवियर होता है अपना, उसके ऊपर स्टडी करना, वही फंक्शनलिज्म था। उसको किसने स्टडी की, विलियम जेम्स ने। उसको किसने प्रपोज किया, विलियम जेम्स ने प्रपोज किया। बिहेवियरिज्म, द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वाज प्रपोज्ड बाय जॉन बी वॉटसन who viewed psychology as a science or behavior as term of stimuli and response। बिहेवियर क्या होता है, स्टुमुलाई एंड रिस्पॉन्स। स्टुमुलाई क्या होता है, स्टुमुलाई हुआ जैसे किसी ने पत्थर मारा तो तुमने क्या बिहेवियर शो किया, उसके लिए हट गए, कैच कर लिया पत्थर, ये हुआ अपना रिस्पॉन्स, और स्टुमुलाई हो गया अपना पत्थर। गेस्टोल साइकोलॉजी, गेस्टोल साइकोलॉजी क्या होती है, गेस्टोल साइकोलॉजी में अपना माइंड पहले ही पढ़ने लगता है चीजों को कि ये क्या लिखने वाला है। जैसे मैंने PSY लिखा तो अब बहुत सारे लोग गैस करेंगे साइकोलॉजी लिखने वाला है। कैसे लिखने वाला है, आपके माइंड ने गैस करा कि आपके माइंड में ऐसी इमेज बन गई है कि PSY लिखा है, इसका मतलब ये साइकोलॉजी ही लिखेगा। साइकोएनालिसिस, साइकोएनालिसिस इट वाज प्रपोज्ड बाय डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड। डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड ने ये साइकोएनालिसिस को एक्सप्लेन किया है कि क्या होती है साइकोएनालिसिस। जिस चीज को अपन
एनालाइज करते हैं, अपना माइंड अपने जैसे किसी चीज को एनालाइज कर रहा है, किसी के बिहेवियर को एनालाइज कर रहा है, कैसे करना है साइको एनालिसिस की वजह से। बस यही एक एक लाइन लिख देना आप लोग, एकदम चार्ट के फॉर्म में आप लोग बनाना, तो आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे। और जो जो मैं बता रहा हूँ बस यही लिखना। आप लोगों को थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा पर मैं जो हिंदी में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, अगर आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो तो आपके एक नंबर भी नहीं घटेंगे। जैसे जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप दे सकते हो, बस वो पत्थर वाला एग्जांपल मत दे देना, मतलब तुम्हारे टीचर तुम्हें बहुत मारेंगे। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या होता है? ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल रोजर्स एंड अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो और अपने कार्ल रोजर्स, इन दो ने प्रपोज किया अपना ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव एन इनिशिएट टेंडेंसी टू अटेन अ स्टेट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड द नेचर ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन दैट दे आर गोल ओरिएंटेड। इसका मतलब होता है कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर कितनी टेंडेंसी होती है कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर सके, सेल्फ रियलाइजेशन कर सके और अपने गोल को डिफाइन कर सके। इसमें यही होता है कि एक ह्यूमन माइंड कैसे अब सोचता है कि मुझे क्या करना है, गोल कैसे सेट करता है, ये किस कारण से होता है, ये ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है। जैसे मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है, मैंने कैसे सोचा है? ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव की वजह से। तो यही चीज की स्टडी कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो ने करी थी और लेके हमारे सामने आया ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। इट वाज प्रपोज्ड बाय जीन पिगमेंट। जीन पिगमेंट ने प्रपोज करी थी। ये जो नीचे नाम दिया हुआ है इसको मत पढ़ना, ये वाला लिखोगे नहीं तो भी चलेगा, क्योंकि मेन इसमें जो काम किया था जीन पिगमेंट ने किया था। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव क्या होता है? कॉग्निटिव मतलब अपना दिमाग कैसे सोचता है, कैसे किसी चीज को एनालाइज करता है, मेंटल प्रोसेस करता है, वो उसी के ऊपर बिल्कुल एकदम अच्छे से थ्योरी में एक्सप्लेन किया था अपने जॉन पिगमेंट ने। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लेना क्या होता है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। अपना जो लास्ट टॉपिक निकल के आता है जिसमें से चैप्टर 1 में से क्वेश्चन आएंगे या आ सकते हैं, क्योंकि जो जो मैंने आपको टॉपिक बताए उनमें से क्वेश्चन 100% आएगा। आप लोग ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, ये लास्ट टॉपिक है। कितने टाइप के ब्रांचेस होते हैं? जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, ये सब मत लिखना ये, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट ब्रांच होते हैं वो लिखना, जो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक मिनट। सोशल साइकोलॉजी पहले ब्रांच है। सोशल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी आप लिख सकते हो। उसके एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी एंड क्रिमिनल साइकोलॉजी। ये आप कुछ पॉइंट्स हैं, इनको लिख सकते हो आप लोग, तो एग्जाम में आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे। तो ये देख सकते हो कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इसके मैं नोट्स आप लोगों को दे दूंगा, क्योंकि ये चीज याद करनी पड़ेगी कि आपको समझाया नहीं जा सकता। तो अच्छे से आप लोग ये सब लर्न कर लेना। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो बता देना, मैं आप लोगों को फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, अदर इमर्जिंग फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, स्पेस साइकोलॉजी, ये जो 3 साइकोलॉजी है, आगे चल के कुछ समय बाद हमें इसके ऊपर भी एक बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल रिसर्च देखने को मिल सकती है। बस यही है अदर इमर्जिंग फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। एक एमसीक्यू में आ सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। तो चलो हम लोगों ने कवर कर लिए अपने सारे टॉपिक। अगर आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए एकदम अच्छे से, तो आप लोग कमेंट कर देना और बताना अगर समझ में आया है नहीं आया है, तो मैं इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये हमारी पहली वीडियो थी। पर मैंने जो जो क्वेश्चंस बताए ना आप लोगों को 100% उसमें से क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए अच्छे से कर लेना। तब तक के लिए बाय।